हाय स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को उत्पत्ति ह्रास नियम, जिसको परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओके। तो उत्पत्ति ह्रास नियम आर्थिक जगत का एक महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। यह नियम उत्पादन की एक ऐसी अवस्था का वर्णन करता है जिसमें कि उत्पादन के किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, जबकि अन्य सभी साधनों की मात्रा स्थिर रखी जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा में जो वृद्धि होती है वह साधन में की जाने वाली वृद्धि के अनुपात से कम होती है। जैसे यदि श्रम की मात्रा पहले की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए, जबकि अन्य साधन स्थिर हो, तो कुल उत्पादन बढ़ेगा तो अवश्य, लेकिन यह 2 गुना नहीं हो पाएगा। अर्थात साधन की मात्रा में की गई वृद्धि की तुलना में उत्पादन में अनुपातिक रूप से कम वृद्धि हो जाएगी। और इस नियम की प्रमुख परिभाषा है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, यदि कृषि कला में कोई सुधार ना हो तो भूमि पर उपयोग की जाने वाली पूंजी एवं श्रम की मात्रा में वृद्धि करने से उत्पादन में सामान्यतः अनुपात में कम वृद्धि होती है। ये प्रोफेसर मार्शल जी का कहना है। अब हम आगे देखेंगे प्रोफेसर जॉन रॉबिन्स क्या कहते हैं। तो जॉन रॉबिन्स कहते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि यदि उत्पत्ति के किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए, तो एक बिंदु के बाद उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। यहाँ आप समझ गए होंगे कि साधन क्या क्या है। तो साधन, उत्पत्ति के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, साहस एवं संगठन है। ये ध्यान रखना है कि उत्पत्ति के साधन कौन कौन से हैं। ठीक है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार जो है, जब हम किसी एक साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जिसे अन्य साधनों की निश्चित मात्रा के साथ मिलकर प्रयोग किया जाता है, तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता निश्चित रूप से घटने लगती है। तो ये जो परिभाषाएं हमने प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर जॉन रॉबिन्स के अनुसार और प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार हमने ये परिभाषा देखा। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जब उत्पादन के अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है और इसके परिणाम स्वरूप औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में कमी होती है, तो उत्पादन की ऐसी अवस्था में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तो ऐसी दशा में कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है, जिससे औसत एवं सीमांत उत्पादन घटने लगती है। ठीक है। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण करेंगे। किसके द्वारा? उदाहरण द्वारा इसका स्पष्टीकरण करेंगे। तो मान लीजिए कि एक किसान के पास 5 एकड़ भूमि है। मान लीजिए एक किसान के पास क्या है? 5 एकड़
भूमि है जिस पर वह खेती करता है, इस भूमि में ट्यूबवेल मकान के रूप में स्थिर पूंजी लगी हुई है। ट्यूबवेल और मकान है, तो भूमि और पूंजी की यह मात्रा जो है स्थिर है। क्या है? स्थिर है। केवल श्रम ही परिवर्तनशील है। अतः जो है अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए वह किसान श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करता जाता है। ठीक है, क्या करेगा? मतलब श्रमिकों की संख्या में क्या कर रहा है? वृद्धि करते जाता है। और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करने से उनके कुल उत्पादन, औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम तालिका के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और आप तालिका को ध्यान से देखिए। तालिका एक परिवर्तनशील साधन के साथ प्रतिफल के नियम तालिका दिए गए हैं, जिसमें 4 कॉलम हैं: श्रमिकों की संख्या, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। यहाँ उत्पादन जो है क्विंटल में है। आप तालिका को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इस तालिका से स्पष्ट होता है कि श्रम के प्रथम, ठीक है, श्रम की प्रथम 2 इकाइयों का प्रयोग करने से सीमांत उत्पादन बढ़ता जा रहा है। अतः इन 2 इकाइयों के प्रयोग पर परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज जिसको बोलेंगे इंग्लिश में, फर्स्ट स्टेज लागू हो रही है। और प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन परिवर्तनशील साधन में की गई अनुपातिक वृद्धि की तुलना में अधिक अनुपात में बढ़ता है। हम दूसरा देखते हैं कि जब कि तीसरी इकाई से छठी इकाई के प्रयोग तक जो है सीमांत उत्पादन निरंतर घटता जा रहा है। अतः यहाँ जो है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत दूसरी अवस्था, सेकेंड स्टेज लागू हो रही है। और इस नियम की दूसरी अवस्था में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है, उसकी तुलना में कम अनुपात में कुल उत्पादन बढ़ता है। अर्थात इस अवस्था में सीमांत उत्पादन घटता जाता है। तीसरा हम उस तालिका में देखते हैं कि श्रम की 7वीं इकाई का उत्पादन में प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि इसका जो है सीमांत उत्पादन शून्य है। सीमांत उत्पादन यहाँ क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो मतलब कुल उत्पादन में श्रम की 7वीं इकाई का कोई अस्तित्व नहीं है। चौथा, इस तालिका से स्पष्ट होता है कि श्रम की 8वीं इकाइयों का प्रयोग करने से सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो गया और कुल उत्पादन घटने लग गया है। अतः जो है यहाँ ऋणात्मक सीमांत उत्पादन परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की तीसरी अवस्था को बताता है, थर्ड स्टेज को बताता है। हाँ, 5वां पॉइंट हो जाएगा यहाँ कि 7वीं इकाई श्रम के प्रयोग करने पर जब सीमांत उत्पादन शून्य है, हाँ, तब कुल उत्पादन अधिकतम हो गया है। तो इसके बाद जो है सीमांत उत्पादन के ऋणात्मक होने पर कुल उत्पादन घटने लगता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक है तब औसत उत्पादन धनात्मक है। यद्यपि यह
घट रहा है, यद्यपि यह क्या कर रहा है, घट रहा है। तो ये हमें तालिका के माध्यम से स्पष्ट होता है। अब इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण में हम सबसे पहले तो OX की बात करेंगे। OX हमारा क्या होगा, आधार रेखा होगा, और OY जो है क्या होगा, लंब रेखा होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम ये रखें, पहला पॉइंट कि चित्र के माध्यम से, आप चित्र को ध्यान से देखिएगा, ग्राफ को। ठीक है, तो ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। तो OX अक्ष रेखा पर परिवर्तनशील साधन की मात्राएं यानी इकाइयां तथा OY लंब रेखा पर कुल उत्पादन, औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन की सीमांत उत्पादन को जो है दिखाया गया है। ठीक है, चित्र में ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ कुल उत्पादन, औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन वक्र है। ये जिस तरह से हम उसको मिलाते हुए खींचते हैं तो एक वक्र प्राप्त होता है, जिसको हम कुल उत्पादन वक्र, औसत उत्पादन वक्र और सीमांत, 3 तरह के वक्र हमको प्राप्त होंगे। ठीक है, हाँ, तीसरा पॉइंट चित्र से स्पष्ट है, चित्र से क्या है, ग्राफ से जो है स्पष्ट है कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ स्थिर साधनों के साथ बढ़ाई जाती है तो वैसे वैसे कुल उत्पादन भी बढ़ता जाता है। और कुल उत्पादन वक्र OM परिवर्तनशील साधन के प्रयोग तक अधिकतम हो जाता है और बिंदु H के बाद कुछ उत्पादन वक्र की ओर गिरने लगता है। चौथा पॉइंट है, यदि कुल उत्पादन वक्र की प्रवृत्ति बढ़ने की है किंतु इसके प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तन की दर समान नहीं है। चित्र से स्पष्ट है कि यह बिंदु K तक तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ती है, बिंदु H पर वृद्धि दर समान है तथा बिंदु H के बाद इसमें गिरावट की प्रवृत्ति है। हाँ, पांचवा पॉइंट हम देखेंगे कि कुल उत्पादन वक्र में यह परिवर्तन 3 अवस्थाओं के अंतर्गत हुआ है। प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन वक्र बढ़ते हुए दर से बढ़ रहा है और द्वितीय अवस्था में कुल उत्पादन वक्र घटते हुए दर से बढ़ रहा है और तीसरी अवस्था में कुल उत्पादन वक्र में गिरावट की प्रवृत्ति है। यानी कुल उत्पादन में होने वाले ये परिवर्तन मुख्यतः सीमांत उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों पर आधारित हैं। हाँ, अब इसमें हम छठवां पॉइंट देखेंगे, छठवां पॉइंट लिखेंगे कि सीमांत उत्पादन वक्र परिवर्तनशील साधन की चित्र में आप ध्यान से देखिएगा OA इकाई तक बढ़ता जाता है और यह अधिकतम हो जाता है। OA परिवर्तनशील साधन के बाद सीमांत उत्पादन वक्र नीचे की ओर गिरता जाता है तथा OM परिवर्तनशील साधन के प्रयोग पर यह शून्य हो जाता है। तो OM परिवर्तनशील साधन के बाद और साधनों के प्रयोग करने पर सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। अब सातवां पॉइंट ये होगा कि औसत उत्पादन वक्र भी प्रारंभ में ON परिवर्तनशील साधन के प्रयोग तक बढ़ता जाता है और इसके बाद इसमें नीचे की ओर गिरने की प्रवृत्ति है। इसमें नीचे की ओर गिरने की क्या होती है, प्रवृत्ति है। और आठवां अब इस चित्र से स्पष्ट है कि परिवर्तनशील साधन को ON इकाई पर उत्पादन की लोच इकाई से अधिक है। यह OL स्पर्श रेखा से स्पष्ट है। अतः ON इकाई एक परिवर्तनशील अनुपात के
नियम को प्रथम अवस्था लागू हो रही है। प्रथम अवस्था को क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम की अवस्था भी कहते हैं। अगला पॉइंट होगा 9वां, तो इसमें एनएम इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन तो बढ़ता है किंतु उत्पादन में वृद्धि की दर घटती हुई है। अतः परिवर्तनशील साधन की एनएम इकाई पर द्वितीय अवस्था अर्थात उत्पत्ति ह्रास नियम को लागू होता है। तो इस तरह से रेखाचित्र के माध्यम से उत्पत्ति ह्रास नियम स्पष्ट होता है। तो आप चित्र को और तालिका को, उदाहरण को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, तो आपको बिल्कुल ही जो है उत्पत्ति ह्रास नियम समझ में आ जाएगी। तो आज यही क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद और अगली जानकारी के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू।